कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर लेकिन मैं ज़मीन पर बैठ आसमान लिख दूंगा। बिल्कुल सही बात कही है कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर लेकिन मैं ज़मीन पर बैठकर आसमान लिख दूंगा। बिल्कुल सही बात है। ये 2024 का आपका सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। आप सभी लोग इसको लिखकर और तैयार कर लीजिए, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है क्योंकि बोर्ड से चुरा कर लाया हुआ पेपर है। 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पे आपको इस तरह से पेपर मिलेगा और आपको रोल नंबर पर डालना है और नाम डालना है। ये आपका पेपर का कोड रहने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पूरा पेपर में हल सहित कराने वाला हूँ। तो चलिए, जो प्रारंभ के आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट और प्रारंभ जो समय मिलता है वो मिलता है आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए और पूर्णांक है आपका कितने 70 नंबर का। ठीक है, तो 20 अंक के जो सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो आप सभी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आप सभी जानते हो, आपके खंड आ तथा खंड वा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको हमारे उत्तर पत्रक पर देना है, जो आपको एग्जाम हॉल में बोर्ड की तरफ से मिलने वाली है। तो उसी पे आप लोगों को गोला भरना है और 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 नंबर निर्देशांक केवल क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। ओमार आर पर उत्तर पत्रक उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा बाटन का प्रयोग ना करें। ठीक है, चलिए। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और खंड बा में 50 अंक वर्णनात्मक आपके प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्न उत्तर आपको एक साथ ही करने हैं। ठीक है, एक साथ करने मतलब लयबद्ध ही करने, उत्तर नंबर 1 2 ऐसे करके आपको करना है। तो प्रश्न जो है आरंभ कीजिए तथा प्रश्न अंत तक करते जाइए। आप प्रश्न को शुरू से कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो आप उस पर समय अपना व्यर्थ ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरा पेपर आपका हल सहित है। ठीक है ना, आप लोग तैयार कर लेना। तो आपका पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, रोम, इटली, ब्रिटेन या अमेरिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए और रोम, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस में हुआ था, तो वो हुआ था आपका इटली में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है आपका प्रश्न बन का। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है कि बोला गया है दूसरा प्रश्न आपको, विकास को मापन हेतु आय के अतिरिक्त कौन सा मापदंड है, साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। विकास के मापन हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है, अन्य कौन सा मापदंड है, तो ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो वो है आपका क्या, वो क्या है आपका, तो वो है आपका, ठीक है ना, तो वो क्या है, तो आपको साक्षरता भी होना है, स्वास्थ्य भी होना है और प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला गया कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, कब हुई थी, तो ये आपको बताना है 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। तो आप लोग बताइएगा कब हुई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों कब हुई थी, तो 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी आपकी 2008 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आता है। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न बोला गया है कि लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में जो सत्ता है वो किसके हाथों में होती है, जनता के, सरकार के, विधायिका के, कार्यपालिका के। तो बताइए जो 5वें का राइट आंसर क्या होने वाला। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता, सरकार, विधायिका या कार्यपालिका। तो लोकतंत्र में जो सत्ता है वो होती है आपके किसके, जनता के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। वो चाहे तो 1 मिनट में गिरा सकती है और वो चाहे तो 1 मिनट में बना भी सकती है सरकार को। ठीक है,
तो किसके हाथ में सत्ता, वो है आपकी जनता। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न बोला गया कि सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया 1960 में, 1970 में, 1980 में या 1990 में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, कौन सी सन में किया गया था। ये 4 विकल्प हैं आपके पास, 4 में से आपका एक सही होगा। तो कौन सा है, तो वो सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था आपका 1960 ही में। याद रखना कब किया गया था, 1960 में। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रोपण की फसल है, यानी कि कौन सी आपकी रोपण की फसल है, ये आपको बताना है। यानी कौन सी रोपण की फसल है जिसे हम लोग रोपाई करके, ठीक है, बोते हैं। क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबड़। ना तो आपकी चाय है, ना तो आपकी रबड़ है, ना तो है कॉफ़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। रोपण की फसल आपकी है कौन सी, गेहूँ। ठीक है, 8वां प्रश्न बोला गया वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1980। तो वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। तो बताइएगा इन 4 विकल्पों में से आपका कौन सा सही है 8वें का। तो जो वन्य जीव अधिनियम है वो आपका 1972 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। कब, 1972 में। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न बोला गया पर्वतों पर मृदा अपवर्धन का साधन है पवन, हिमनद, जल या उपयुक्त सभी। तो पर्वतों पर जो मृदा अपवर्धन होता है वो किस साधनों से होता है, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा या जल के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो आप बताइएगा। तो आप सभी जानते हो जो पर्वतों पर मृदा अपवर्तन क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है ना, तो वही होता है आपका मृदा अपवर्तन। मिट्टी का कटाव आपका पवन द्वारा भी हो सकता है, हिमनद द्वारा भी हो सकता है और जल द्वारा भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न बोला गया अचक्रीय संसाधन है, यानी कि जो अचक्रीय है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु या मनुष्य, जिसको हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। वो आपको बताना है कौन सा संसाधन है। 4 विकल्प आपको दिए, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु या मनुष्य। तो कौन सा हो जाएगा आपका 10वें का सही आंसर। ठीक है, देखो पवन ऊर्जा बार बार चलती रहती है, मनुष्य भी और पशु भी। तो कौन सा है आपका अचक्रीय संसाधन, वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखें हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में किस राज्य में फैली थी, यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑप्शन डी अमेरिका। तो रिंडरपेस्ट नामक जो पशुओं की बीमारी थी वो किस राज्य में फैली थी। ठीक है, यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए आपका, देश। ठीक है, किस देश में फैली थी तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो फैली थी आपके कौन से देश में, तो वो फैली थी आपके अफ्रीका देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। रिंडरपेस्ट बहुत ही खतरनाक पशुओं की बीमारी थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी अफ्रीका देश में फैली थी। चलिए 12वां प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराजपाल या पंडित नेहरू। तो बताइएगा जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, 12वें का सही आंसर। तो वो थे आपके कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक आपके थे महात्मा गांधी। ठीक है, 13वां प्रश्न बोला गया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी आपका चोरी चोरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन जो आपके महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था इसका मुख्य कारण क्या था, तो ये आपको बताना था। तो इसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा जो रोलेट एक्ट लाया गया था वही जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 14वां प्रश्न बोला गया महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, ऑप्शन ए 1919 को, ऑप्शन बी 1920 को, ऑप्शन डी सी 1922 या ऑप्शन ये डी है क्या 1924 को। तो बताइएगा जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब
आरंभ किया था? तो 14वें का आंसर हो जाएगा बी। कब? 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के कारण था इसका। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काव्यूर या मेजनी? तो बताइएगा 15वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इटली का जो सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? सही आंसर आपको करना है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है आप लोग बताइए। कौन था दोस्तों? तो वो था आपका कौन? मेजनी। कौन था आपका? मेजनी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन था आपका? मेजनी। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग या आपका चीनी उद्योग? देखो चीनी उद्योग भी आपका कृषि पर आधारित है क्योंकि हम लोग गन्ना करते हैं। जूट भी, सूती वस्त्र उद्योग, तो कौन सा नहीं है? तो जो आपका सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां बोला गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1927 को, ऑप्शन बी 1928 को, ऑप्शन सी 1929 को या ऑप्शन डी 1930 को? तो आप लोग बताइएगा कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आपको सही आंसर बताना है 17वें का। तो जो हुआ था आपका 1929 में पारित हुआ था क्या? कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज किस वर्ष? 1929 को। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। बोला गया निम्न में धात्विक खनिज है, तो निम्न में आपका धात्विक खनिज कौन सा है? तो ये आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी चूना पत्थर? तो कौन सा आपका धात्विक खनिज है? ठीक है, जो धातु से बना हो वही होता है आपका धात्विक खनिज। कौन सा है? तो वो है आपका तांबा। ठीक है, कौन है? तांबा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1935 में, 1947 में, 1949 में या 1951 में? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो ऑप्शन सी आपका 1929 में किया गया था। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए 20वां बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1925 को, 1935 को, 1945 को या 1955 को? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी आपके 1945। कब हुई थी आपकी? 1945 में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको चलते हैं हम लोग खंड भाग पर। ठीक है, खंड भाग बोला गया है कि वर्णनात्मक उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में दीजिए और आपके जो है 16 मार्क्स से पूछे जाते हैं 4। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न निकल के आ रहा है नदी व सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर स्पष्ट बताने दो कितने 4 नंबर के। अथवा में आप ये कर सकते हो समवर्ती सूची के 4 महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर ये आता है तो ये कर दीजिए, नहीं तो आप नीचे वाला कर दीजिए। इनका हल आपको अभी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा बोला गया जल संसाधन संचालन के 4 उपाय बताइए। ठीक है, सभी 4 उपाय बताने आपके 1-1 नंबर के हैं और 4 नंबर के। ठीक है, अथवा में आप लोग ये कर सकते हो कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको 4 नंबर के होंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के होंगे तो आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बोला गया है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने की कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई? तो 2-2 नंबर के हैं, 1-2 नंबर का ये वाला और ये पूरा 2 नंबर का। कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है? ये 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो यूरोप पे राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप राष्ट्रवाद उदय होने की कौन सी परिस्थितियाँ जो है सहायक सिद्ध हुई? अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। इसके बाद बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त निबंध लिखिए जो आपके महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इस पर आपको लिखना है। और अथवा में आप संघवाद का क्या अर्थ है एक बार अभी कर सकते हो। इन दोनों में से आपको चॉइस मिलती है,
जो आप आए वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं और उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। लोकतांत्रिक शासन में आर्थिक समानता क्यों बढ़ती जाती है, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये आपका कितने अंक का है, 6 अंक का है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आप ये कर दीजिए कि विदेश जो व्यापार है, क्या विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है और प्लस ये वाला जो है आपका 4 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर के जो आप लिखोगे तो हो जाएगा वो आपका 4, जो लक्षण लिखोगे 4 वो आपके 4 जो एक एक नंबर के हैं, और विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठा बोला गया है सामाजिक। ठीक है, क्या बोला गया है आपसे, बोला गया है कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का होगा और प्लस 2 कितने का हो जाएगा, आपका 6 नंबर का हो जाएगा। सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, ये आपका 4 नंबर का है और नीचे वाला 2 उदाहरण आपके 2 नंबर के हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर। ठीक है, ये आपके 4 नंबर के हैं, ये आपका 2 नंबर का है और ये आपका 2 नंबर का है, तो कितने हो जाएंगे आपके 4 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसके बाद 7वां प्रश्न बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे, तो ये आपके 3-3 नंबर के हैं, तो 6 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ये भी आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अथवा में आप ये कर सकते हो कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, ये भी आपका 6 नंबर का है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ये आपके जो है 10 अंक के पूछे जाते हैं। तो क्या है, आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में स्टार चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाए दे, सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित, यानी आधा आधा अंक आपको मिलने वाला है। तो बोला गया कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो वो हुआ था आपका अमृतसर पंजाब में। ऐसे करके इसका आपको उत्तर लिख देना है, पंजाब अमृतसर में। ठीक है, मानचित्र भारत का। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, वो है आपकी लखनऊ। इस तरह से आपको उत्तर लिख देना। वह स्थान जहाँ 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था, बम्बई में। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देने उत्तर। इसके बाद वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो वो जलियांवाला बाग था। ठीक है, अमृतसर में था। आनंद भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद आपका नर्मदा नदी का बांध इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। कहाँ पे दर्शाना है, मानचित्र में। बड़ा सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशाखापट्टनम बंदर का आपको इस चिन्ह से दर्शाना है, और गोदावरी नदी आपको इस चिन्ह से दर्शानी है उत्तर प्रदेश के मानचित्र में। ठीक है, और ये नागार्जुन सागर बांध जो है इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा और आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।